इसके बाद हम देख लेते हैं छठा व्यवहार, छठा ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है कि 6000 मजूरी के चुकाए, 6000 मजूरी के चुकाए। यहाँ पर मजूरी के 6000 चुकाए हैं, इतना ही बोला है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने नकद चुकाए हैं। तो पहले इसकी जनरल एंट्री करेंगे। इसकी जनरल एंट्री रहेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी यहाँ पर वेजेस डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा खर्च है। कैश क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि कैश हमारा जा रहा है। कितना जा रहा है? 6000। तो यहाँ पर लिख देंगे 6000 वेजेस का, 6000 कैश में। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे क्या असर हो रही है व्यवहार में? तो कैश घट रहा है और लायबिलिटी हमारी जो कैपिटल है वो भी कम हो रही है। अगर मैं पैसे दूंगी तो कैपिटल में से कम तो हो गई, तो यहाँ पर लिख दूंगी कैश डिक्रीज्ड और कैपिटल डिक्रीज्ड। ठीक है, कैश डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। यहाँ पर हम कैश में से माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर कैश जा रहा है। कितना था हमारा? 38,000। 38,000 में से माइनस कर देंगे 6000। किसका था? वेजिस में से जा रहा था। इन दोनों को माइनस करने पर आ रहा है 32,000। अभी हमारा फर्नीचर में कुछ अंतर दिया गया नहीं है, स्टॉक में भी कुछ बताया गया नहीं है, तो जैसे थे वैसे ही लिख देंगे। दस 10,000। स्टॉक भी एज इट इज़ लिख देंगे 13,000। हमको माइनस करने के बाद वाली वैल्यू लेनी है, तो आप भूलना मत, गलती मत करना। ठीक है। कैपिटल में से जा रहा है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमको दिखाना ही पड़ेगा कैपिटल डिक्रीज। हमारा 53,000 हो गया था कैपिटल, उसमें से हम माइनस कर देंगे वेजेस 6,000। तो हमारा कैपिटल कितना बचा? 47,000। ठीक है। अभी यहाँ पर लायबिलिटी कुछ बताई गई नहीं है, तो लायबिलिटी सेम रहेगी, जो थी जितनी थी वो लिख देंगे। बीज अकाउंट यानी जो बी का खाता था, बो का खाता था वो। अभी यहाँ पर ये हमारा ट्रांजैक्शन ख़त्म होता है, तो दूसरा ट्रांजैक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। अभी हम सातवां व्यवहार देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। सातवां व्यवहार दिया गया है 1000 मजूरी के चुकाने बाकी। 1000 मजूरी चुकाने बाकी, यानी हमारा दायित्व है ये, क्योंकि बाकी है हमको चुकाना ये। तो इसकी असर होगी कि लायबिलिटी बढ़ रही है और कम क्या हो रही है? कम क्या हो रही है? कैपिटल, क्योंकि उसमें से हमको चुकाना ही है, तो उसमें से जो बाकी है वह माइनस कर देंगे, क्योंकि वह पहले का बाकी था इसलिए। तो इसको हम, जो इंग्लिश में चुकाना बाकी है उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट
सॉरी, इसका जनरल एंट्री होगा वेजेस बाकी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू, जैसे मैंने आपको बोला था इसमें आउटस्टैंडिंग होगा, जो चुकाना बाकी है वह आएगा यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी चुकाना बाकी मजदूरी। यहाँ पर हमने मजदूरी का कितना चुकाना बाकी था, 1000 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 रुपये ऊपर डेबिट में और यहाँ पर क्रेडिट में। यहाँ पर हमने क्या असर दिखाई थी कि लायबिलिटी बढ़ रही है, तो पहले लिख देंगे लायबिलिटी इंक्रीज्ड और कैपिटल डिक्रीज। यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। अभी यहाँ पर हमने देखा कि कैश पे कोई असर दिखा नहीं रहा है इस व्यवहार में, और फर्नीचर में भी कुछ असर नहीं दिखा रहा है, स्टॉक में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। यह असर सिर्फ 2 जगह दिखा रहा है, लायबिलिटी और कैपिटल में। तो यहाँ पर हम जैसे थे वैसे ही लिख देंगे सब मिलकर। कैश हमारी 32,000 थी, वो लिखेंगे। फर्नीचर हमारा 10,000 था, वो लिख देंगे। स्टॉक हमारा 13,000 था, वो लिख देंगे। अभी यहाँ पर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल में से हमको जो मजदूरी बाकी था वो हटाना है, माइनस करना है। तो इधर लिख देंगे कैपिटल कितना बाकी था हमारे पास, कैपिटल 47,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 47,000 में से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, तो हमारा कितना बचा, 46,000 बचा। 46,000 बचा हमारा, कैपिटल 46 हुआ। अभी यहाँ पर देख लो, ये लायबिलिटी में सिर्फ अभी तक बी का अकाउंट था, अभी यहाँ पर हमारा लायबिलिटी और बढ़ेगा, यानी बीज अकाउंट जैसा था वैसे लिख देंगे, और हमारा ऐड क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 1,000 हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस था। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 32,000, 10,000, 42,000 और 13,000, इन सबको प्लस करके हमारा टोटल एसेट्स कितना हो रहा है। अभी एसेट्स को प्लस करके देखें तो कितना आ रहा है, 55,000, और कैपिटल कितना है, कैपिटल में 46,000 और हमारा लायबिलिटी 9,000। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमको कैपिटल जो एसेट्स का अमाउंट है वही प्राप्त होगा। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये हमने 46 प्लस किया 9,000, 55,000 आया, और हमारे जो एसेट्स है वो भी 55,000 ही है। अभी इसके आगे का ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम। के 4,000 नकद मिले। अभी इसके जनरल एंट्री पहले करेंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इधर लिख देंगे हम 8th ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इसका कितना अमाउंट था, कितना 1,000 कमीशन मिला, 4,000 कमीशन मिला, तो यहाँ लिख देंगे 4,000। इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा कि हमारे पास कैश आ रहे हैं तो कैश इंक्रीज और इंक्रीज कैपिटल, हमारे पास कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम कैश
increased, capital increased. कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज, कमीशन आ रही है हमारे पास और उसका हम धंधे में उपयोग भी कर सकते हैं, तो कैपिटल में वह ऐड हो जाएगा, प्लस कर देंगे। तो पहले हम कैश लिखेंगे कि कैश पहले हमारा था कितना, लास्ट हमारा कैश था 32,000। 32,000 में से हम 32,000 में प्लस करेंगे 4,000, क्या लिखकर, कमीशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कमीशन। अभी 32,000 में 4,000 हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारे पास कितने हो जाएंगे, 32,000 में हम 4,000 अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास 36,000 हो जाएंगे। तो हमारा अभी कैश अभी कितना हो गया, 36,000 कैश हो गया। अभी फर्नीचर हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसमें कुछ भी हमको ऐड करने के लिए यहाँ तो कोई उसका ट्रांजैक्शन नहीं दिया गया है। फर्नीचर लिख देंगे जैसा था वैसे ही, 10,000 फर्नीचर। स्टॉक में भी कुछ नहीं बताया गया है, तो जितना था हमारा लास्ट स्टॉक था 13,000। उसके बाद कैपिटल में हमको बोला गया है कि हमको पास कमीशन मिल रही है, तो ये हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल में हम प्लस कर देंगे। कैपिटल हमारा कितना था लास्ट, 46,000, 46,000 में प्लस कर देंगे कमीशन, नहीं कमीशन प्लस नहीं करेंगे, उसको हम अलग से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कमीशन। कितना है हमारा कमीशन, 4,000। अभी यहाँ पर लायबिलिटी के विषय में भी हमको कुछ नहीं बताया गया है, तो हम लायबिलिटी भी जितनी थी उतनी लिख देंगे जैसी थी। क्या थी हमारी लायबिलिटी, बीज अकाउंट था 8,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस था 1,000। ये हमारा हुआ ट्रांजेक्शन 8th कंप्लीट। अभी 8th कंप्लीट ट्रांजेक्शन हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे, लाइन, उसको हम एक लकीर कर देंगे। यहाँ पर अभी हमने लाइन कर दी। अभी हमारा अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, अगले व्यवहार क्या है। 9th व्यवहार क्या है हमारा, 9th व्यवहार है डिविडेंड के 9,000 मिलने बाकी। अभी यहाँ पर मिलना बाकी है हमारा कितना, 9,000, किसका, डिविडेंड का। डिविडेंड का 9,000 मिलना बाकी है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर डिविडेंड मिलना बाकी है तो हमारा जो यदि खर्च होता है तो वह आउटस्टैंडिंग होता है तो क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर मिलना बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है वह डेबिट होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। मिलना बाकी है इसलिए आउटस्टैंडिंग डिविडेंड हमारा डेबिट हुआ और वहाँ पर वेजेस चुकाना बाकी था इसलिए वह क्रेडिट है। ठीक है, अभी दोनों में आपको अंतर पता चली गया होगा। अभी इसका अमाउंट कितना था, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड मिलना कितना बाकी था, 9,000, तो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 9,000 डिविडेंड मिलना बाकी, उसका हमारा असर क्या रहेगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज्ड, क्योंकि हमको भविष्य में ही मिलेगा, सही तो खरी, मिलेगा तो खरी, डिविडेंड भविष्य में मिलने वाला है इसलिए इन कैपिटल इंक्रीज्ड। और दूसरा असर, इसका दूसरा असर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे मिलना बाकी है कैपिटल इंक्रीज। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ड्यूज इंक्रीज इनकम।
वह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत कठिन है, इसलिए शॉर्ट में हम लिख देंगे कैपिटल इंक्रीज्ड। अभी यहाँ पर हमारा कैश आया नहीं है तो कैश वही रहेगा जितना था। कैश हमारे यहाँ पर कितना था लास्ट में, कैश हमारा 36,000 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कैश फर्नीचर दिया गया है, कैश के बाद फर्नीचर लिख देंगे 10,000। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो भी ऐसे लिख देंगे जितना था 13,000। कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, यानी जो डिविडेंड है वो कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, यानी कैपिटल में यहाँ पर कैपिटल के नीचे जैसे कमीशन लिखा था वैसे हम डिविडेंड लिखेंगे। तो इधर लिख देंगे कैपिटल जितना था वो का वही 46,000, कमीशन भी इतना जितना था 4,000। यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डिविडेंड कितना था हमारा डिविडेंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 9,000, तो वो लिख देंगे। ये हुए हमारे कैपिटल के अमाउंट। अभी यहाँ पर हमको लायबिलिटी में कुछ नहीं बताया गया है, लायबिलिटी का कुछ असर नहीं बताई है, तो लायबिलिटी जितनी थी उतनी हम वापस लिख देंगे नीचे अगले ट्रांजैक्शन में। ये हमारा 9वां ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ। अभी ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। तो हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अभी हमारा 10वां ट्रांजैक्शन, दसवां व्यवहार क्या बताया गया है, 10वां व्यवहार बताया गया है 8,000 का यंत्र खरीदा। 8,000 का यंत्र खरीदा है, नकद खरीदा है, मिल्कत बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है, पर 8,000 कम भी जा रहे हैं, यानी कैश कम हो रही है। तो इसकी दो असर क्या रहेगी, एसेट्स इंक्रीज और कैश डिक्रीज। तो इसके पहले हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए कैश को डेबिट किया है। अभी मशीनरी खरीदी कितने में थी, 8,000 में, तो यहाँ पर वो अमाउंट लिख देंगे 8,000। यहाँ पर दो असर क्या हुई कि कैश कम हो रही है और एसेट्स बढ़ रही है, तो यहाँ लिख देंगे एसेट्स इंक्रीज और कैश डिक्रीज्ड। ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है यानी 36,000 पहले लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे जितना जा रहा है। 36,000 में से मशीनरी खरीदी उसके लिए कितना जा रहा है, 8,000, माइनस करेंगे 8,000 तो कितना बचेगा, 28,000। बचा। अभी हमारे स्टॉक पे कोई असर पड़ नहीं रहा है और फर्नीचर पे कोई असर पड़ नहीं रहा है, तो सेम टू सेम एज इट इज़ जो थे वो लिख देंगे पहले। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है, जो एसेट्स है वो बढ़ रहा है। क्या एसेट्स बढ़ रही है, मशीनरी हम ला रहे हैं धंधे में, तो यहाँ पर मशीनरी भी ऐड होगी।
मशीनरी कितनी है? 8,000, वो लिख दिया। अभी यहाँ पर कैपिटल में कोई असर पड़ रहा नहीं है, तो जितने 3 अमाउंट थे वो सेम लिख देंगे। लायबिलिटी में भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तो लायबिलिटी भी जितने थे वो लिख देंगे सेम। ठीक है, यहाँ पर हमारा 10वां ट्रांजेक्शन ख़त्म हुआ। हम लाइन खींच देंगे। उससे पहले फिर आप इसका जो A इज इक्वल टू C प्लस L है वो चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, जो हमारा कैश था 28,000, वो प्लस 10,000 का फर्नीचर, 13,000 का स्टॉक और 8,000 का मशीनरी, इन सबको मिला के कितने हो रहे हैं? 59,000 हो रहे हैं। अभी यहाँ देख लेते हैं कि इनका भी वह मैच हो रहा है कि नहीं। अभी 46,000 प्लस 9,000 करेंगे तो यहाँ पर 55,000 आ रहा है। तो यहाँ पर पहले 55,000 लिख देंगे। ठीक है, 9,000 ये है। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, डिविडेंड का हमें यहाँ पर एसेट्स भी लिखना है। एसेट्स में डिविडेंड जो आउटस्टैंडिंग बाकी था वो भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने हमारे थे वहाँ पर जैसे थे वैसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैश पर असर हो रही है, बाकी पर नहीं। तो यहाँ पर जैसे थे वैसे लिख देंगे। उसके बाद इन सब का प्लस करने पर, जैसे कि 28,000, 10,000, 13,000, 8,000 और 9,000 को प्लस करने पर 68,000 आ रहा है। और यहाँ पर 4,000 और 9,000 को प्लस करने पे 59 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने पर 9,000 आ रहा है। अभी 68 कैसे इन दोनों को प्लस करने पर आना चाहिए? इन दोनों को प्लस करने पर 68,000 आ भी रहा है। चलो आपको मैं अभी यहाँ पर एक बार बता भी देती हूँ। 59,000 प्लस 9,000, यहाँ पर 68,000 आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा एसेट्स कितना है? 68,000। यानी हमारा जो A इज इक्वल टू C प्लस L समीकरण था वह सही है, क्योंकि इसका जो योग होता है A का योग जो C प्लस L का योग होता है उनके बराबर होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम आगे के व्यवहार करेंगे, व्यवहार नंबर 11 और 12। अभी हम देख लेते हैं 11वां व्यवहार। 11वें व्यवहार में क्या दिया गया है? 25,000 की जमीन राधा के पास से खरीदी। जैसे मैंने आपको बोला था, यदि कोई व्यक्तिगत नाम आ जाता है तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वहाँ हमने उधार खरीदी की है। यहाँ पर भी हमने 25,000 की जमीन राधा के पास से उधारा खरीदी है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रही है, दायित्व बढ़ रहा है, क्योंकि राधा को हमको भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 25,000 की जो राधा से ज़मीन खरीदी है उसका हम यहाँ पर पहले जनरल एंट्री करेंगे। इसकी जनरल एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट। ज़मीन को हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड। लैंड अकाउंट डेबिट टू राधा, क्योंकि राधा से हमने ये ज़मीन खरीदी थी। राधा अकाउंट कितने की खरीदी थी? 25,000 की, तो वो यहाँ पर लिख देंगे।
बाद इस एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा कि हमने राधा से 25,000 की ज़मीन खरीदी है, लैंड खरीदा है, तो उसमें हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आएगा इंक्रीज लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज, फिर दूसरा रहेगा एसेट्स बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास लैंड आ रही है, एसेट्स बढ़ रही है, तो एसेट्स इंक्रीज। हमारे पास एसेट्स आ रही है एंड एसेट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैश में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो कैश जैसा था वैसा हम लिख देंगे। हमारा कैश था 28,000, फर्नीचर दिया गया था, उसके बाद फर्नीचर है 10,000, फिर हमको दिया गया था स्टॉक हमारे पास था 13,000। उसके बाद हमारे पास आया डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड कितना था 9,000। मशीनरी हमने खरीदी, मशीन हमने खरीदी थी 8,000 में, वो लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास अभी कौन सा एसेट आया, लैंड, तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे। लैंड हमारा रहेगा 25,000। कैपिटल में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल में कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, कैपिटल में कुछ आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ जो थे वो लिख देंगे। कैपिटल हमारा था 46,000, कमीशन था 4,000, कमीशन था 4,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है 9,000, पर लायबिलिटी हमारी इफेक्टेड हो रही है, लायबिलिटी पे हमारा असर हो रहा है। क्या, राधा से हमने उधार खरीदी की है, तो यहाँ पर पहले जो थे वो लिख देंगे, 20 अकाउंट 8,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो वेजेस चुकाना बाकी थे वो 1,000। उसके बाद अभी राधा हमारे लायबिलिटी दायित्व बनी, तो राधा का अकाउंट 25,000। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ट्रांजेक्शन ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। अभी हमारा 12वां व्यवहार है, वो क्या है, 20,000 की बैंक लोन ली और नकद निकाली। यानी हमारे पास पैसे आ रहे हैं और दायित्व भी आ रही है, क्योंकि लोन हमारा दायित्व है और नकद हमारा एसेट्स है। तो हम यहाँ पर इसके पहले एंट्री कर लेंगे। इसकी एंट्री रहेगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो बैंक लोन अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना हमारे पास आया, 20,000। यहाँ पर हमारा क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इन कैश इंक्रीज्ड और लायबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, अभी यहाँ पर
असर किस किस पे हो रहा है, कैश पे हो रहा है, तो कैश पे जो असर हो रहा है वो वहाँ पर दिखाएंगे। तो कैश हमारा जितना था वो लिख देंगे पहले 28,000 आ रहा है, तो 28,000 में हम कैश प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस करेंगे जो बैंक लोन है उसके नाम से, लोन लिख दो सिर्फ तो भी चलेगा। तो अभी हमारा कैश कितना हो गया है 48,000। अभी इन सब पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। फर्नीचर, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, मशीनरी, और लैंड। इसके अलावा इस एंट्री का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वह कहाँ आ रहा है, लायबिलिटी में। तो ये भी सेम रहेंगे क्योंकि इसमें कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। लायबिलिटी में भी हम जितना है पहले वो एज इट इज़ लिख देते हैं। अभी इसके अलावा हमारी लायबिलिटी अभी क्या बढ़ी, बैंक लोन, तो वो बैंक लोन यहाँ पर लिख देंगे। बैंक लोन कितना आया 20,000। यहाँ पर ये हमारा ट्रांजैक्शन ख़त्म होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, लाइन खींचनी है। अभी यहाँ पर हमको चेक भी करना पड़ेगा कि जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं सही है कि नहीं। तो पहले जो हमारे एसेट्स है उसके सभी अमाउंट को हम चेक कर लेंगे। 48,000, 10,000, 13,000, 9,000, 8,000, 25,000। यहाँ पर आ रहा है 1,13,000, वो यहाँ पर लिख देंगे। अभी देखना है हमको कि इन दोनों का टोटल भी वही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर है बना 46,000, 4,000, 9,000, 59,000 आ रहा है यहाँ पे। लायबिलिटी का दूसरा देखेंगे 8,000, 1,000, 25,000, 20,000, तो यहाँ पर आ रहा है 54,000। अभी हमको देखना ये है कि दोनों का जो टोटल है लायबिलिटी और कैपिटल का वो एसेट्स के इज इक्वल टू यानी बराबर में आ रहा है कि नहीं, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अभी ये देखिए हमारा जो कैपिटल है 59,000 है, प्लस अभी हमारा लायबिलिटी है वो 54,000 है। कैपिटल हमारा और दोनों को मिलाने पे हमारा जो एसेट्स का अमाउंट है वही आ रहा है, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण जो है वो समीकरण है वो उपयोग में लाया जाता है, जिसके एक दूसरे ये एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी जो असर होते हैं वो एक दूसरे पर होते हैं। अभी यहाँ पर ये हमारा उदाहरण यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम एक समझौती लेंगे, उसके बाद हम एक और सम लेंगे। धन्यवाद।